नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित और कहना चाहिए संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती। जी। ये सिर्फ एक भर्ती ही नहीं है, ये कहानी है पिछले 7 सालों के लंबे इंतजार की, उम्मीदों की और कानूनी दावपेच की भी। हजारों युवाओं का भविष्य इससे जुड़ा है। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे बड़ा पेंच है वो आरक्षण को लेकर है। जो सवाल उठे हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं, कैंडिडेट्स का क्या कहना है, उनके प्रोटेस्ट और जो लीगल स्टेटस है उस पर आधारित जानकारी है। कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को परत दर परत खोलकर समझें कि आखिर ये विवाद है क्या, क्यों लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनकी तकलीफ क्या है और अब आगे क्या हो सकता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसा आपने कहा ये सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं रहा। अब ये एक तरह से मतलब प्रतीक बन गया है। किस चीज का प्रतीक? सिस्टम की सुस्ती का, न्याय पाने के लिए जो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है उसका, और उन हजारों नौजवानों के धैर्य का भी, जिनकी आवाज अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। ये दिखाता है कि प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गंभीर खामियां रही हैं। अच्छा, तो फिर शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ से। ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ और ये कानूनी सफर कैसे आगे बढ़ा? भर्ती तो 2019 में आई थी, है ना? हाँ, प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई। जनवरी 2019, 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई और मई 2020 में इसका रिजल्ट आया। मई 2020 में? तो रिजल्ट आने के बाद ही दिक्कतें शुरू हुई? जी बिल्कुल। जैसे ही रिजल्ट आया ये विवादों में घिर गई। जो मुख्य वजह थी वो थी आरक्षण का निर्धारण, मतलब कैसे रिजर्वेशन लागू किया गया। अच्छा, आरक्षण का मुद्दा, क्या गड़बड़ी बताई जा रही है उसमें? देखिए, कैंडिडेट्स का एक बड़ा ग्रुप है जिनका ये आरोप है कि जो आरक्षण के नियम है उनका सही से पालन नहीं हुआ। उनका कहना है कि जिस तरह से सीटें बांटी गईं, आरक्षित और अनारक्षित, उसमें मतलब विसंगतियां थी, गड़बड़ियां थी। खासतौर पे ये इल्जाम है कि कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हुई जिससे जनरल कैटेगरी की जो सीटें थी वो प्रभावित हुईं और शायद कुछ आरक्षित वर्ग के लोगों को भी उनका हक नहीं मिला। ये तो काफी गंभीर आरोप है। हाँ, और ये मामला इसलिए भी पेचीदा हो जाता है क्योंकि इसमें अक्सर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के जो नियम होते हैं ना, हाँ, वो SC, ST, OBC और फिर महिलाओं, दिव्यांगों वाला, बिल्कुल, उनकी सही व्याख्या और उनको लागू करने का सवाल उठता है, जो कई बार अथॉरिटीज के लिए भी चैलेंजिंग होता है। और इन्हीं आरोपों के साथ फिर ये मामला कोर्ट पहुंच गया। पहले हाई कोर्ट। जी, पहले मामला हाई कोर्ट गया। जब वहां से राहत नहीं मिली तो फिर कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए। और अब सुप्रीम कोर्ट में है। ये लड़ाई भी तो काफी लंबी खिंच गई है। बहुत ज्यादा। अब स्थिति ये है कि पिछले करीब 14 महीनों से मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है, पेंडिंग है। 14 महीने? हाँ, और इस दौरान जैसा आप बता रहे थे 23 से ज्यादा बार सुनवाई की तारीखें पड़ी हैं। 23 बार? जी, आप सोचिए, हर तारीख पर हजारों लोगों की उम्मीद बनती है और फिर अगली तारीख। ये न सिर्फ थकाने वाला है बल्कि मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग है। लेकिन इन 23 तारीखों में कुछ नतीजा क्यों नहीं निकला? कैंडिडेट्स क्या कहते हैं इस देरी पर? सरकार का क्या रोल रहा है इसमें? यही तो एक बड़ा सवाल है। कैंडिडेट्स का एक मुख्य आरोप ये भी है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकार की तरफ से मतलब कोर्ट में अपना पक्ष या तो मजबूती से रखा नहीं गया या स्पष्टता से नहीं रखा गया। अच्छा, उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार शायद मामले को टाल रही है या गंभीरता से नहीं ले रही। वो कहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो स्थिति साफ कर सकती है, पर ऐसा हो नहीं रहा। नतीजा ये है कि अनिश्चितता है, हजारों योग्य कैंडिडेट्स का भविष्य अधर में है। पता नहीं फैसला कब आएगा, क्या आएगा। ये तो हुई कानूनी प्रक्रिया और सरकारी रवैये की बात। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इन आंकड़ों और तारीखों के पीछे तो हजारों इंसानी कहानियां हैं। 7 साल का इंतजार है। ये पहलू शायद सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है। निश्चित रूप से 7 साल। आप सोचिए किसी की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा होता है, खासकर युवाओं के लिए जिनके करियर के बिल्कुल शुरुआत है। हाँ। कानपुर से एक अभ्यर्थी हैं नितिन पाल। उनके शब्दों में ये दर्द साफ झलकता है। वो कहते हैं, हम पिछले 7 साल से न्याय की उम्मीद में लड़ रहे हैं। हर त्योहार, हर पर्व बोझ बन गया है। परिवार पूछता है नौकरी कब मिलेगी, सरकार चुप है। अब धैर्य टूट रहा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये हजारों लोगों की मनोदशा है। निराशा, हताशा, ये इंतजार अब उनके सोशल और फैमिली लाइफ पर भी असर डाल रहा है। और इसी में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके लिए ये इंतजार शायद उनके करियर का ही अंत न बन जाए।
खासकर जो बीएड वाले हैं। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण और चिंताजनक पहलू है। मऊ जिले के एक अभ्यर्थी हैं बीपी डिसूजा। उन्होंने यही बात उठाई थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो 69,000 भर्ती है, ये कई बीएड डिग्री वालों के लिए प्राइमरी टीचर बनने का शायद आखिरी मौका था। आखिरी मौका क्यों? क्योंकि बाद में नियम बदल गए ना। अब बीएड वाले सीधे प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं रहे। ये भर्ती उस नियम बदलाव से पहले की है। और दूसरी बात, एज लिमिट की। अच्छा, उम्र सीमा। हाँ, कई अभ्यर्थी अब बिल्कुल एज लिमिट क्रॉस करने के करीब हैं। अगर इस भर्ती में उन्हें नौकरी नहीं मिली तो शायद वो भविष्य में किसी भी सरकारी टीचर भर्ती के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। अरे बाप रे। उनके लिए ये बिल्कुल अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। सोचिए, सालों की पढ़ाई, मेहनत, परीक्षा पास की और फिर इस तरह सिस्टम की उलझनों में फंस जाना कितना पीड़ादायक है। इसी बढ़ते दबाव और निराशा के बीच हाल में लखनऊ में इन कैंडिडेट्स ने कोई बड़ी मीटिंग भी की है। ऐसा लग रहा है कि अब वो कुछ बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं। हाँ, लखनऊ के शालीमार गार्डन में ये मीटिंग हुई और ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसमें प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से, मतलब बाराबंकी, कानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, भदोही, कई जगह से लोग आए थे। और वहाँ सबने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। एक तरह से सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम? क्या फैसला हुआ है? उन्होंने तय किया है कि अगर 28 अक्टूबर को जो अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सरकार याची लाभ यानी पेटिशनर्स बेनिफिट के फेवर में कोई ठोस प्रस्ताव या पॉजिटिव रुख नहीं दिखाती है, तो वो लोग संवैधानिक दायरे में रहकर शांति से विधान भवन का घेराव करेंगे। विधान भवन का घेराव? ये याची लाभ क्या है, जरा इसे और साफ करेंगे? क्या मांग रहे हैं ये लोग? याची लाभ का मतलब है कि जो लोग इस मामले में कोर्ट गए हैं, जो पिटिशनर्स हैं, उनको राहत दी जाए। अच्छा, हम इन याचिकाकर्ताओं जो खुद को पीड़ित मान रहे हैं, उनके क्लेम पर सहानुभूति से विचार करने और उनको नियुक्ति देने या उनका मामला सुलझाने को तैयार हैं। ये एक तरह से सरकार की तरफ से मतलब सुलह की ओर एक कदम माना जाएगा, जिसका ये लोग इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार कम से कम उन लोगों के प्रति तो जिम्मेदारी दिखाए जो इतने सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और ये जो घेराव की बात है, उसके तरीके पर भी उन्होंने कुछ कहा है, मतलब शांतिपूर्ण रहेगा? हाँ, और ये बात वो लोग बार बार साफ कर रहे हैं कि उनका ये कदम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है, न ही उनका इरादा कोई गड़बड़ी या अव्यवस्था फैलाना है। अच्छा। वो इसे पूरी तरह से शैक्षिक न्याय और समान अवसर की लड़ाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी बात रखेंगे। एक अभ्यर्थी हैं आलोक, उन्होंने कहा, हम देश के नागरिक हैं, कोई अपराधी नहीं, हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। ये दिखाता है कि इतनी हताशा के बाद भी वो कानून के दायरे में रहना चाहते हैं। वो सिस्टम से लड़ना नहीं, समाधान चाहते हैं। ये तो हुई सामूहिक आवाज की बात, लेकिन जैसा आप कह रही थी, इनके पीछे हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, अपना संघर्ष। बिल्कुल, हर चेहरा जो आपको इस आंदोलन में दिखता है, उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्तिगत त्रासदी या संघर्ष है। जैसे सीतापुर की कुसुम की कहानी, उनके पिता नहीं रहे, घर की जिम्मेदारी उन पर है, भर्ती अटकी है तो भविष्य अंधेरा लग रहा है। या फिर गोरखपुर के विजय हैं, वो कहते हैं, हम सरकार से कुछ छीनना नहीं चाहते, बस वही अधिकार चाहते हैं जो संविधान ने हमें दिया है। ये बातें दिखाती हैं कि ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं रह गई है, ये उनके आत्मसम्मान की, उनके मौलिक अधिकारों की, उनके परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुकी है। सही बात है। कई लोग तो गंभीर मानसिक तनाव में हैं, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, सामाजिक दबाव है। इस भावनात्मक बोझ का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इतना सब कुछ जब हो रहा है, जाहिर है सरकार पर भी दबाव तो होगा। सरकार का क्या कहना है इस पर? उनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? देखिए, सरकारी सूत्रों से या अधिकारियों से आमतौर पर यही सुनने को मिलता है कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिस है, इसलिए सरकार अपनी तरफ से कोई एक तरफा फैसला नहीं ले सकती। वो कहते हैं कि हम कोर्ट के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं, जो भी फैसला आएगा उसका पालन करेंगे। वो इसे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करने जैसा बताते हैं। लेकिन क्या कैंडिडेट्स इस बात को मान रहे हैं? वो इसे सावधानी समझ रहे हैं या कुछ और? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैंडिडेट्स इसे सावधानी नहीं बल्कि टालम टोल की रणनीति की तरह देख रहे हैं। अच्छा। उनका मानना है कि अगर सरकार सच में समाधान चाहती है तो रास्ते हैं। वो खुद पहल करके सुप्रीम कोर्ट में याची लाभ का प्रस्ताव रख सकती है, या कम से कम अपना इरादा तो साफ कर सकती है। मतलब सरकार चाहे तो कर सकती है, ऐसा उनका मानना है। हाँ, उनका कहना है कि इसके लिए बस पॉलिटिकल विल चाहिए और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। सरकार की जो चुप्पी है वो उन्हें सोचने पर मजबूर करती है
कि शायद सरकार मामले को और लंबा खींचना चाहती है। यहाँ ये सवाल वाकई उठता है कि क्या ये सिर्फ प्रक्रिया की देरी है या इच्छा शक्ति की कमी। तो अब आगे क्या? 28 अक्टूबर की तारीख बहुत अहम लग रही है। कैंडिडेट्स ने आगे की क्या रणनीति बनाई है अगर उस दिन भी कुछ ठोस नहीं होता है तो? उन्होंने अपनी आगे की रणनीति भी बना ली है। लखनऊ बैठक में ये तय हुआ कि एक स्टेट लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। ये कमेटी ही आगे की कानूनी लड़ाई और जो भी आंदोलन वगैरह करना है उसकी रूपरेखा तय करेगी। वो अपने वकीलों के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे और कानूनी मोर्चे पर तो लड़ाई जारी रखेंगे ही। और आंदोलन? हाँ, उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी और लखनऊ में बात नहीं बनी तो वो दिल्ली जाकर भी नेशनल लेवल पर अपनी आवाज उठाने के लिए शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं। अच्छा, दिल्ली तक जाने की तैयारी है। बिल्कुल, इससे साफ है कि वो अब हार मानने वाले नहीं हैं, अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? ये मामला आखिर किस चीज का प्रतीक बन गया है? देखिए, कई चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहली, 7 साल का ये जो असाधारण रूप से लंबा इंतजार है, ये किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सही बात है। दूसरी, आरक्षण जैसा जो इतना संवेदनशील और महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है, उसको लागू करने को लेकर इतना गहरा विवाद, ये सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तीसरी, ये लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट तक खिंच गई है और जिसमें बस तारीख पे तारीख मिल रही है। हाँ। चौथी, बीएड कैंडिडेट्स जैसे कुछ खास ग्रुप्स की चिंताएं, जिनकी उम्र निकली जा रही है, भविष्य दांव पर लगा है। और पांचवी बात, कैंडिडेट्स का ये बढ़ता हुआ गुस्सा और टूटता हुआ सब्र, जो अब इस अल्टीमेटम में बदल गया है 28 अक्टूबर से पहले। बिल्कुल, ये लड़ाई अब सिर्फ, जैसा आपने कहा, 69,000 नौकरियों की नहीं है। ये कहीं ना कहीं संवैधानिक न्याय, समान अवसर का जो सिद्धांत है और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल व्यवस्था में आम आदमी का जो भरोसा होता है, उसका सवाल बन चुकी है। सही कहा। जब हजारों युवा ये महसूस करते हैं कि सालों की मेहनत, योग्यता के बाद भी सिस्टम उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहा, तो ये वाकई एक बड़ी चिंता की बात है। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसका जवाब शायद हमें 28 अक्टूबर को या उसके बाद मिलेगा। क्या सवाल? कि क्या सरकार अब कैंडिडेट्स की पीड़ा और उनके अल्टीमेटम को देखते हुए कोई पॉजिटिव कदम उठाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस लंबे गतिरोध को तोड़ने के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश देगा, या फिर ये अनिश्चितता का दौर अभी और चलेगा? ये सवाल सिर्फ इन कैंडिडेट्स के भविष्य के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि ये हमारी भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और उनकी इफेक्टिवनेस पर भी एक तरह की टिप्पणी है। और इसी सवाल के साथ हम आज की एक गहरी पड़ताल यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार जरूर छोड़ जाते हैं। हाँ, और ये विचार जरूरी है। 7 साल का इंतजार, अनगिनत तारीख है, इतना इमोशनल और फाइनेंशियल प्रेशर झेलने के बाद क्या 28 अक्टूबर की तारीख इन हजारों कैंडिडेट्स के लिए वाकई न्याय का सवेरा लाएगी, या ये रात अभी और लंबी होने वाली है? और अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो बार बार ऐसा क्यों होता है कि भर्ती प्रक्रियाएं सालों तक विवादों में उलझी रहती हैं? क्या ये हमें अपनी चयन प्रणालियों पर, नियमों की स्पष्टता पर और न्याय मिलने की रफ्तार पर दोबारा सोचने को मजबूर नहीं करता?